हेलो एवरीवन, मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जेंडर इशू इन एजुकेशन के अंतर्गत आज हम देखेंगे स्टीरियोटाइप अर्थात रूढ़िबद्धता। सबसे पहले आइए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कि रूढ़िबद्धता है क्या। किसी सामाजिक समूह जैसे किसी धर्म या जाति के बारे में आम जनता के मन में पारंपरिक यानी कि परंपरा से जो चला आ रहा है रूप से घर कर गई धारणा को रूढ़ि धारणा या रूढ़ धारणा या फिर मान्यतावाद या स्टीरियोटाइप कहते हैं। मान्यतावाद किसी सामाजिक समूह के बारे में सरलीकृत धारणाओं को कहते हैं। प्रायः ये धारणाएं वस्तुनिष्ठ सत्य पर आधारित नहीं होती हैं। मान्यतावाद में प्रयुक्त धारणाएं नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों तरह की हो सकती हैं। यहाँ हम देखेंगे कि मान्यताएं किस प्रकार बनती हैं या मान्यताओं का निर्माण किस प्रकार से होता है जो लोग मानने लगते हैं। मान्यताओं को लेकर लोगों में ये भ्रम है कि मान्यताएं सामूहिक होती हैं, यानी कि व्यक्तियों के समूह द्वारा स्वीकार की जाती हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। यह किसी भी व्यक्ति के ज़हन से निकलती हैं और छूत की बीमारी की तरह तेज़ी से फैलती हैं। जैसे छूकर कोई बीमारी फैल जाती है, उसी प्रकार से ये मान्यताएं फैल जाती हैं। हर मान्यता के पीछे व्यक्तिगत अनुभव और भ्रम होते हैं। जब वह व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति ने फील किया, महसूस किया, जब वह व्यक्ति उन्हें प्रचारित करता है यानी कि दूसरे लोगों में उसको फैलाता है या कहता है, तो कुछ लोग अपने अनुभव और भ्रम से उनसे जुड़ते चले जाते हैं। इस तरह मान्यताएं सामूहिक हो जाती हैं, यानी कि एक बड़ा समूह बन जाता है जो उस बात को मानने लगता है। इसे एक उदाहरण से हम स्पष्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसका कोई काम नहीं बन पा रहा है और वो काफ़ी दिन से परेशान है, और कहीं काफ़ी दिन से क्या कई महीनों से परेशान है। काम ऐसा है कि कोई मदद करने वाला भी नहीं दिख रहा है और वह मदद करने के लिए रोज़ किसी न किसी से कहता है, परंतु कोई काम नहीं बन पाता है। परंतु अचानक वह परेशान व्यक्ति किसी रास्ते से गुजरता है जहाँ पर एक कीकर का पेड़ है। एक दिन उसके मन में ये विचार आता है कि उस पेड़ के पास रुके। वह रुकता है और उसमें एक श्रद्धा सी जागृत हो जाती है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं बन रहा होता है तो वो ऐसा लगता है कि सामने वाला जो भी है, चाहे सजीव है अथवा निर्जीव है, उसका काम कर सकता है। एक तरह से उसे ज़्यादा विश्वास होने लगता है। उस पर वह 1 रुपये का सिक्का चढ़ा देता है और मदद के लिए कहता है कि यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि मदद के लिए उससे गुजारिश करता है। मदद करने के लिए जब वह कहता है और वहाँ से कहकर चला जाता है, लेकिन काम के लिए वह हमेशा लगा रहता है। लेकिन अचानक ही कुछ दिनों बाद ऐसा होता है वह काम उसका बन जाता है। जैसे कि कोई कहता है कि हम इतने दिनों हमारा काम हो जाएगा तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारा काम हो जाएगा तो हम ऐसा करेंगे। तो जब उसका काम हो जाता है तो उसकी श्रद्धा उसकी मजबूत हो जाती है और वह लोगों को बताता है कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा था और इस तरह से मैंने ऐसा ऐसा किया था, पेड़ पर सिक्का चढ़ाया था और मेरी जो है मुराद पूरी हो गई। तो इस प्रकार से जो दूसरे लोग होते हैं वह भी मानने लगते हैं, उस पेड़ के पास जाने लगते हैं। इस तरह से एक दिन ऐसा आता है कि जो है बहुत लोगों की भीड़ वहाँ पर आने लगती है और भीड़ के आते आते वहाँ पर एक धर्म स्थल तैयार हो जाता है। संभव है कि इसके लिए सहयोग करने वालों में आप भी सबसे आगे हों। इस तरह से व्यक्ति की मान्यताएं भी सामूहिक रूप ले लेती हैं। अब ये एक उदाहरण हो गया, और दूसरा उदाहरण है यदि किसी समुदाय विशेष से संबंधित व्यक्ति के साथ आपका कोई कटु अनुभव रहा है। मान लीजिए आपको उसने धोखा दिया है, आपको उसने परेशान किया है, तो संभव है कि आप उस समुदाय विशेष से संबंधित सभी व्यक्तियों को गलत समझने लगें। ये आपकी मान्यता कहलाएगी। अब हम इसके बाद देखेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप से तात्पर्य किसी एक जेंडर से कुछ व्यवहारों को जोड़ देना है तथा ऐसा माना जाता है कि कुछ विशेषताएं तथा गुण पुरुष के लिए उपयुक्त हैं, यानी कि जो पुरुष हैं उनके लिए उपयुक्त हैं, जो गुण होने चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए तथा कुछ स्त्रियों के लिए उपयुक्त हैं।
जेंडर स्टीरियोटाइप की घटना तब होती है जब किसी एक जेंडर से निश्चित विशेषताएं, विचार तथा भूमिकाएं जोड़ दी जाती हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप एक तरफा होते हैं, यानी कि एक ही तरफ का पक्ष लेने वाले होते हैं तथा आदमी तथा औरत की प्रतिदिन की छवि को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, यानी कि जिन पर वो लागू करते हैं। मान लीजिए स्त्री के लिए कोई विशेषता या फिर उसके लिए गुण है और उसको वो बखूबी निर्वहन करती है, और अच्छा करने की कोशिश करती है, तो अन्य जो लोग होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री घूंघट में रहती है और वहाँ पर वह अच्छा माना जाता है, तो अगर कोई स्त्री दूसरी स्त्री घूंघट नहीं करती है तो उसके सामने प्रशंसा की जाती है कि वह स्त्री कितनी अच्छी है, वो घूंघट करके ही रहती है। तो इस प्रकार से उसकी छवि को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले होते हैं। ये समाज में हर जगह देखे जा सकते हैं, समाज में प्रत्येक क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। इनको विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, जिसमें मुख्य है परिवार, स्कूल तथा मीडिया द्वारा निरंतर सुदृढ़ किया जाता रहता है। अब इसी के बाद हम देखेंगे स्टीरियोटाइप की सामान्य परिभाषाएं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सामान्य परिभाषाएं हैं। उसके बाद हम विशिष्ट जो विद्वानों द्वारा दी गई हैं वे परिभाषाएं बताएंगे। तो इन परिभाषाओं में है स्टीरियोटाइप एक लेबल है जिसमें वर्गीकरण करना तथा मूल्यांकन सम्मिलित होता है। सेकंड हम देख रहे हैं, हालांकि ये कुछ स्थितियां तथा स्थान स्पष्ट करता है, परंतु इसे सामाजिक समूहों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। साधारणतया इसमें सुग्राही विशेषताएं यानी कि सामान्यतः नकारात्मक होती हैं, एक तरह से पूरे समूह से संबंधित मान ली जाती हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार जेंडर स्टीरियोटाइप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चों को उनकी सेक्स भूमिकाओं में ढाला जाता है तथा जिसके कारण वयस्क तथा बच्चे अपने व्यक्तित्व विकास से विभिन्न पहलुओं से वंचित कर दिए जाते हैं। इसमें कुछ ट्रेड्स दिए गए हैं जो कि पुरुषों के लिए उपयुक्त हैं और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी कुछ ट्रेड्स दिए गए हैं जो कि उपयुक्त माने जाते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव रहना एक तरह से पुरुष की विशेषता या एक तरह से गुण या एक तरह से विशेषकर आभूषण मान लिया जाता है। अग्रेसिव होना ये स्त्री के लिए उपयुक्त नहीं है। पुरुष अग्रेसिव हो सकते हैं लेकिन स्त्री नहीं, उसके साथ मृदुभाषणी ही होना चाहिए। और इसके बाद रफ शब्द आया है, रफ एंड टफ पुरुषों को माना जाता है, इसको कोमल कली की तरह माना जाता है। यहाँ पर जो स्त्रीत्व ट्रेड्स हैं यानी कि फेमिनिन ट्रेड्स हैं वे माने गए हैं, जैसे कि इमोशनल यानी कि स्त्रियाँ इमोशनल होती हैं, इनको मान ही लिया जाता है। और कुछ और भी हैं कुछ यहाँ पर विशेषताएं अथवा जिन्हें गुण कह सकते हैं। स्त्रियों को विशेष रूप से माना जाता है कि वे जेंटल होती हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स। इस प्रकार से बहुत से गुण हैं, ये तो कुछ थोड़े से शॉर्ट में दे दिए हैं। स्टीरियोटाइप जेंडर भूमिकाएं बचपन से ही सीखी जाती हैं। अभिभावक अपने बच्चों में उनके लिंग से संबंधित विशिष्ट व्यवहार तथा भूमिकाओं को उन तक पहुंचाते हैं। जब वे लड़के से कहते हैं कि लड़कियों की तरह मत रहो, या माताएं लड़कियों से औरतों की तरह उठो बैठो कहती हैं, इन स्थितियों में वे बच्चों को उनसे वांछित व्यवहार के संदेश दे रहे होते हैं कि आप स्त्री हैं और आप पुरुष हैं, आपको इन विशेषताओं या गुणों का प्रयोग करना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए। इन संदेशों से ही बच्चे कुछ व्यवहारों को स्त्रीत्व तथा कुछ को पुरुषत्व वाले मान लेते हैं और नामकरण कर देते हैं। स्कूल के वर्षों में बच्चे कला तथा संगीत को लड़कियों के लिए अधिक तथा गणित, एथलेटिक्स तथा मैकेनिकल योग्यताओं को पौरुषपूर्ण मानते हैं। लड़कियां भी पुरुषों को स्त्रियों की तुलना में ज़्यादा स्मार्ट मानती हैं तथा उपलब्धियां प्राप्त करना भी उन्हीं का कार्य मानती हैं। अधिकतर समाजों में आज भी ये उचित माना जाता है यदि लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त ना करें तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का प्रयत्न ना करें या नौकरी ना करें, क्योंकि उन्हें आखिरकार विवाह करना है तथा पति ही उनकी देखरेख करेंगे। ये दुनिया भर के विकसित तथा कम विकसित देशों के लोग आज भी मानते हैं। आज भी एक पुरुष घर में कमाने वाला होता है, अचानक उस पर कोई रोग या कोई विपत्ति आ जाती है
तो परिवार आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, यहाँ तक कि कर्जदार भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर माना जाता है कि स्त्रियाँ घर से बाहर निकलकर काम करेंगी ही नहीं, ऐसा मान लिया जाता है। तो यही रूढ़िबद्धता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर रूढ़िबद्धता का विशेष रूप से अर्थ एवं परिभाषाएं। रूढ़िबद्धता का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। रूढ़िबद्धता से अभिप्राय समाज में व्याप्त विभिन्न असामाजिक क्रियाएं एवं कुरीतियों से है। कुरीतियां ही कहा जाएगा इनके लिए, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने मूल रूप में हस्तांतरित या कहीं स्थानांतरित होती रहती हैं। इनकी सामाजिक उपयोगिता न होते हुए भी वर्ग एवं समुदाय इनको मान्यता प्रदान करते हैं या करता है। रूढ़िबद्धताएं समाज, समुदाय एवं देश के विकास में, यानी कि जो समाज है, समाज के विकास में, समुदाय के विकास में और देश के विकास में बाधक हैं। रूढ़िबद्धता के अंतर्गत होने वाली क्रियाओं को व्यक्ति समाज, धर्म, ईश्वर, अलौकिक शक्ति से जोड़कर संपादित करता है, क्योंकि अगर इन सब से जोड़कर संपादित नहीं करेगा तो डर नाम की या भय नाम की कोई भी बात नहीं रह जाएगी। जबकि आज की आधुनिकता, विकासशील एवं मशीनीकरण के युग में इसकी ना तो कोई उपयोगिता है और ना ही इसकी कोई सार्थकता। रूढ़िबद्धता एक सामाजिक मानदंड है, अर्थात रूढ़िबद्धता के पीछे समाज की स्वीकृति होती है, समाज उसे मानता है, जबकि समाज को ही इससे दुख होता है, लेकिन फिर भी समाज मानता है। रूढ़िबद्धताएं जन रीतियों की तरह ही अनौपचारिक सामाजिक मानदंड होती हैं। जन रीतियों से ही रूढ़ियों का निर्माण होता है, इनकी जो जन रीतियाँ हैं वही रूढ़ियाँ बन जाती हैं। जब कोई जन रीति बहुत अधिक व्यवहार में आने पर समूह के लिए अत्यावश्यक समझ ली जाती है, तब रूढ़ियों का रूप धारण कर लेती है। यहाँ पर जो विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन महोदय के अनुसार दी गई डेफिनेशन। ग्रीन के अनुसार कार्य करने के वे सामान्य तरीके जो जन रीतियों की अपेक्षा अधिक निश्चित व उचित समझे जाते हैं तथा जिनका उल्लंघन करने पर गंभीर व निर्धारित दंड दिया जाता है, रूढ़ियाँ कहलाती हैं। दूसरी परिभाषा हम यहाँ पर देख रहे हैं। किम्बाल यंग के अनुसार रूढ़िबद्धता वह मिथ्या वर्गीकरण करने वाली धारणा होती है जिसके साथ नियमानुसार कोई प्रबल संवेगात्मक पसंद या नापसंद की भावना स्वीकृति अस्वीकृति की भावना से जुड़ी होती है। यहाँ पर जो है शब्द है वह, तो इन्होंने ये कहा है कि रूढ़िबद्धता वह मिथ्या वर्गीकरण करने वाली धारणाएं होती हैं, यानी मनुष्य द्वारा धारणाएं बना ली जाती हैं जिनके साथ नियमानुसार कोई प्रबल यानी कि मजबूत संवेगात्मक पसंद या नापसंद की भावना स्वीकृति या अस्वीकृति की भावना से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख रहे हैं ज़होदा के अनुसार। इन्होंने लिखा है रूढ़िबद्धता एक समूह के प्रति पूर्व कल्पित मतों का संकेत करती है, यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो पिछली पुरानी पीढ़ी ने जो मान ली बात है, मान्यता है, और एक तरह से वह रूढ़ी है, तो पूर्व कल्पित मतों का संकेत करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्मिथ के अनुसार रूढ़िबद्धता अंधविश्वासों का एक ऐसा समुच्चय है जो गलत या अधूरी सूचना पर आधारित है या जिसे पूरे समूह के लिए प्रयुक्त समझा जाता है, जबकि बात सही नहीं है और विशेष रूप से विशेष हितकारी भी नहीं है, किसी समय में उनके लिए हुई होगी, लेकिन फिर भी पूरे समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ग्रीन ने रूढ़ियों को समझाते हुए उनके पालन न करने पर दंड दिए जाने की बात को अति महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा है कि जो रूढ़ियाँ चली आ रही हैं और अगर उनका कोई भी पीढ़ी के सदस्य पालन नहीं करते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि इसका दंड मिलेगा। अब हम देख रहे हैं रूढ़िबद्धता की विशेषताएं। रूढ़िबद्धता की विशेषताएं इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं। रूढ़ियाँ व्यक्ति के व्यवहार को विशेष एवं मान्य रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। सामाजिक संरचना के स्थायित्व में रूढ़ियों की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। रूढ़ियाँ प्रायः गतिहीन होती हैं एवं सामाजिकरण का या कहें की प्रक्रिया में व्यक्ति उनको आत्मसात यानी ग्रहण करते हुए
उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं। रूढ़ियों में निरंतरता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण ये समाज में स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं और जिसके फलस्वरूप समाज में परिवर्तन होने के बावजूद रूढ़ियाँ समाज में व्याप्त रहती हैं। रूढ़ियों के पीछे कानून की सहमति नहीं होती है, फिर भी इनका प्रभाव व्यवहार में कानून से ज़्यादा होता है। रूढ़ियों में नैतिकता का अंत होता है, इसलिए इनका पालन धार्मिक कर्तव्य के रूप में किया जाता है। रूढ़ियाँ हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। रूढ़िबद्धताएँ कल्पना आधारित प्रक्रिया है, क्योंकि रूढ़िवादी परंपराओं के अंतर्गत किसी भी परंपरा में मात्र कल्पनाओं का ही समावेश होता है। रूढ़िबद्धता को अतार्किक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, जिसका कोई तर्क नहीं है, क्योंकि उन्हें अनेक सामाजिक परंपराओं के मूल में कोई तर्क नहीं होता है। हम देखते हैं कि जिस परिवार में कोई रूढ़ी चली आ रही होती है, परंपरा चली आ रही होती है, और उस पीढ़ी के नए सदस्य यानी कि एजुकेटेड सदस्य उसका अगर विरोध करें या उस पर कोई तर्क करें तो उन्हें छुपा दिया जाता है कि तुम नहीं जानते हो, ये इसका जो है मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि दंड देने वाली हो सकती हैं अगर इनको नहीं अपनाओगे। प्रायः जो देश रूढ़िवादी परंपराओं का अनुकरण करता है वह कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। रूढ़िबद्धता आधुनिक विकास में बाधक होती है। अनेक प्रकार की आधुनिकता संबंधी उपाय रूढ़िबद्धता के कारण असफल हो जाते हैं। ये जो विशेषताएं बताई गई हैं, इनसे स्पष्ट होता है कि रूढ़िबद्धता व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की दृष्टि से अनुपयोगी तथा निरर्थक प्रक्रिया है, जो कि समाज की चहुमुखी विकास में बाधा उत्पन्न करती है। रूढ़िबद्धता के कारण ही सामाजिक विसंगतियों का जन्म होता है। अब इसी के साथ हम देखेंगे रूढ़िबद्धता के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। समाजशास्त्रियों के अनुसार रूढ़ियाँ दो प्रकार के सामाजिक मानदंड प्रस्तुत करती हैं, जो यहाँ पर इस प्रकार से हैं: सकारात्मक रूढ़िबद्धता और नकारात्मक निषेधात्मक रूढ़िबद्धता। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सकारात्मक रूढ़िबद्धता है, सकारात्मक रूढ़ियाँ ऐसी रूढ़ियाँ होती हैं जो व्यक्ति से विशेष प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखती हैं। उदाहरण के लिए, जीवन में ईमानदारी रखो, माता पिता का आदर करो, आज की सकारात्मक रूढ़ियाँ हैं। नकारात्मक रूढ़िबद्धता या निषेधात्मक रूढ़िबद्धता, सकारात्मक रूढ़ियों के विपरीत निषेधात्मक रूढ़ियाँ वर्जना के रूप में हमें कुछ विशिष्ट व्यवहार करने से रोकती हैं। उदाहरण के लिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, वेश्यावृत्ति से दूर रहना चाहिए, सट्टेबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये निषेध करती हैं कि ये गलत काम हैं, इनको नहीं करना चाहिए। और सकारात्मक ये हैं कि जीवन में ईमानदारी रखनी चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। आज की सकारात्मक रूढ़ियाँ हैं और इससे जो है समाज में सामंजस्य बनाया जा सकता है, बनाए रखा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूढ़ियों में नैतिकता का पर्याप्त प्रभाव रहता है एवं इनका पालन करना भी सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः अतिथि का आदर करना, स्त्रियों के या स्त्रियों से आदरपूर्वक व्यवहार करना इत्यादि रूढ़ियों के उदाहरण हैं, जिनका पालन सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िबद्धता। भारतीय समाज में व्याप्त मुख्य रूढ़िबद्धताएँ इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है लिंग परक रूढ़िबद्धता, दूसरा आता है बाल विवाह, तीसरा है दहेज प्रथा, पिंडदान हेतु पुत्र की महत्ता, स्त्रियों से मात्र गृह कार्य की अपेक्षा, पुरुष ही घर का पालनहार, अब हम यहाँ पर देखेंगे जो पहला है लिंग परक रूढ़िबद्धता। लड़की और लड़के के बारे में बनाई गई असमान तथा एक तरफा धारणा, लड़कों एवं पुरुषों को लड़कियों एवं औरतों से अधिक महत्व देना है। ये सामाजिक धारणा एवं व्यक्तियों के विचार एवं लैंगिक रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करता है। लैंगिक रूढ़िबद्धता समाज को पुरुष प्रधान बनाने के साथ ही स्त्रियों की शिक्षा, सामाजिक सहभागिता एवं स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।
यह सामाजिक रूढ़िबद्धता प्राचीन काल से प्रारंभ होकर वर्तमान तक अपने उसी रूप में चली आ रही है। समाज एवं बुद्धिजीवी वर्ग जितना भी महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता का गुणगान करते रहें, परंतु इसके लिए आवश्यक है लोगों के विचारों भावनाओं में परिवर्तन, उनकी सोच, दूरदर्शी विचारों का प्रवाह। नेक्स्ट है बाल विवाह, जो कि समाज की एक विशेष कुरीति है। वर्तमान में भारत एक विकासशील देश है। अपने विकास के साथ ही उसके विभिन्न सामाजिक स्वरूपों में भी विकास हुआ है, परंतु बहुत से सामाजिक रूढ़ियों में आज भी पिछड़ापन है। बाल विवाह अपने बदले हुए स्वरूप में आज भी विद्यमान है। समाज के एक पक्ष ने शिक्षित एवं जागरूक होकर बाल विवाह का भले ही त्याग किया है, परंतु पूर्ण रूप से इस रूढ़िबद्धता का अंत नहीं माना जा सकता। अब हम नेक्स्ट देखेंगे दहेज प्रथा। समाज में व्याप्त विभिन्न रूढ़िवादियों में दहेज प्रथा एक प्रमुख रूढ़िबद्धता है। प्रारंभ में राजा तथा महाराजा इसे अपनी शान समझकर या मानकर वर पक्ष को धन, भूमि, सैनिक आदि प्रदान करते थे, परंतु समाज के सभी वर्गों ने इसे अनिवार्य रूप से अपना लिया तथा ये आज अनिवार्य बन गया है। यहाँ तक कि जब लड़की वाले लड़के को देखने जाते हैं या तो लड़के वाले स्वयं अपनी डिमांड बता देते हैं कि हमारी ये डिमांड है, हमारे लिए दहेज में गाड़ी चाहिए, हमारे लिए इतने लाख करोड़ रुपए चाहिए, या फिर लड़की वाले ही पूछते हैं कि आपकी डिमांड है क्या, कोई आपकी कितनी डिमांड है। इस प्रकार से कहते हैं कि दहेज का अंत नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं पिंडदान हेतु पुत्र की महत्ता। भारतीय समाज में विविध प्रकार की रूढ़िबद्धताएं हैं, जिनमें से एक रूढ़िबद्धता पिंडदान हेतु पुत्र का होना आवश्यक है। सामान्यतः कहा जाता है कि पुत्री माता पिता के लिए मुक्ति मोक्ष का द्वार, पुत्री नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है पुत्र माता पिता के लिए मुक्ति मोक्ष का द्वार खोलता है, अर्थात जब तक पुत्र द्वारा माता पिता का पिंडदान नहीं किया जाता तब तक उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। भारतीय समाज में ये रूढ़िबद्धता प्राचीन काल से चली आ रही है तथा वर्तमान में भी व्याप्त है। यद्यपि वर्तमान में इस रूढ़िबद्धता का प्रभाव कम हुआ है, किंतु पूर्ण रूप से अभी भी इसका अंत नहीं हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं ना परिवार में जब लड़कियां पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर जब लड़कियों का जन्म होता है तो माताएं या बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अब हमारा वंश नहीं चलेगा और ये लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं, पिंडदान कौन करेगा, ये इस प्रकार की जो बातें होती हैं। तो यहाँ पर जो है वही पुत्र का महत्व यहाँ पर बताया गया है, और एक स्त्री जो कि जन्म देती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका शरीर बेकार हो जाता है, यानी स्वास्थ्य बेकार हो जाता है और वो बीमार रहने लगती है। तो इस प्रकार की जो रूढ़ियाँ हैं इसका अंत नहीं हुआ है, लेकिन अब कुछ समय से ऐसा कई सारे मामले ऐसे सामने आए हैं कि पुत्र ना होने पर पुत्रियाँ भी पिंडदान करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्त्रियों से मात्र गृह कार्य की अपेक्षा भारतीय समाज में ये कहा जाता है कि गृह कार्य करने में मात्र जो है स्त्रियाँ, इनकी लड़कियों एवं महिलाओं की ही सहभागिता होनी चाहिए, अर्थात केवल बालिकाओं महिलाओं को ही गृह कार्य यानी कि घर का कामकाज करना चाहिए, जैसे कि खाना पकाना है, सिलाई करना है, बर्तन साफ करना है, झाड़ू लगाना है, साज सज्जा का कार्य करना है। अपितु आधुनिक भारतीय समाज में इस रूढ़िबद्धता का भी कुछ अंश तक खंडन किया जा चुका है। अब पुरुष एवं बालक भी घर के कार्यों में अपनी भागीदारी का उचित निर्वहन कर रहे हैं। स्त्रियाँ ऑफिस का कार्य संभालती हैं और पुरुष किचन का काम संभालते हैं। तो इस प्रकार से ये रूढ़िबद्धता है थोड़ी काफ़ी कम यानी काफ़ी हद तक इसमें लचीलापन आने लगा है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि पुरुष ही घर का पालनहार ऐसा समझा जाता है। प्राचीन यानी कि जो पुराने समय से या भारतीय समाज में पुरुष को ही घर का पालनहार या पालनकर्ता माना जाता है, इसलिए पूरे परिवार को उनकी प्रत्येक उचित या अनुचित बात का समर्थन करना होता था, परंतु धीरे धीरे इस रूढ़िबद्धता में सुधार होता गया।
वर्तमान में एक परिवार को अपनी बातें कहने का यानी कि अपनी अपनी बातें कहने का प्रत्येक सदस्य को अधिकार है, पूर्ण अधिकार है, एवं उसे यह भी अधिकार है कि वह घर के प्रत्येक सदस्य की अनुचित व्यवहार या बातों के प्रति आवाज़ बुलंद कर सकता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि पुरुष को ही घर का पालनहार, पालने वाला कहा जाता था, लेकिन आजकल स्त्रियाँ और पुरुष कंधे से कंधे मिलाकर बाहर के कार्य भी देख रही हैं, यानी कि कोई व्यवसाय करना, नौकरी करना इत्यादि। इस प्रकार समाज की ये रूढ़ियाँ आज भी हमारे भारतीय समाज में किसी न किसी रूप में व्याप्त हैं। जो इन रूढ़ियों का पालन करती हैं एवं जो इनके पालन नहीं करती, वे हीन तथा घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं। इस प्रकार की रूढ़ियों के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि रूढ़ियाँ जीवन की समस्याओं के लिए प्रश्न न रखकर उत्तर प्रस्तुत करती हैं, अर्थात रूढ़ियाँ इतनी बलवती होती हैं कि वे किसी भी व्यवहार को उचित अथवा अनुचित घोषित कर देती हैं। उदाहरण के लिए रूढ़ियों के कारण ही ललनाएँ पति के वीरगति करने पर स्वयं पति के साथ चिता में प्रविष्ट हो जाती थीं। कहने का तात्पर्य ये है कि उचित तथा अनुचित का ध्यान दिए बिना ही सदैव व्यवहार के ऐसे मानदंड प्रस्तुत किए गए हैं जिनका समाज ने बिना किसी तरह के समय समय पर पालन किया है। स्त्री पुरुष से संबंधित अब हम कह सकते हैं संक्षेप में कि स्त्री पुरुष से संबंधित विशेष व्यवहारों या कार्यों को समाज द्वारा परिभाषित करना और उन्हीं या कहीं इन्हीं विशेष कार्यों और भूमिकाओं की अपेक्षा करना सुसंगत न होने की स्थिति में उनको टोकना, विचारों में सुधार करने को कहना लैंगिक रूढ़िबद्धता है। इसी लैंगिक रूढ़िबद्धता को महिलाओं और पुरुषों के बीच लैंगिक समानता का मुख्य जिम्मेदार कारक माना जाता है, यानी कि असमानता का। लेकिन लैंगिक रूढ़िबद्धता निरंतरता अपना अस्तित्व बनाए रखती है और इस प्रक्रिया में सामाजिकरण अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। अब हम देख लेते हैं मुख्य मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं जिससे कि हम रूढ़िबद्धता के बारे में समझ सकें। लैंगिक रूढ़िबद्धता से संबंधित जो बिंदु हैं इस प्रकार से हैं और इनको समझना भी आवश्यक है। लैंगिक रूढ़िबद्धता इनकी फर्स्ट पॉइंट है इसका, लैंगिक रूढ़िबद्धता लैंगिक असमानता के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कारकों में से एक है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर लैंगिक रूढ़िबद्धता सामाजिक अपेक्षाओं से संबंधित होती हैं, अर्थात समाज जो स्त्री और पुरुष से उम्मीद करता है कि वे क्या करें और क्या ना करें। थर्ड पॉइंट है लड़के लड़कियों को ये जताना कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट है लड़के लड़कियों महिलाओं एवं पुरुषों की सीमाएं तय करना। समाज द्वारा स्त्री पुरुषों यानी कि स्त्री और पुरुष की सभी क्षेत्रों में परिसीमन करना भी लैंगिक रूढ़िबद्धता है। स्त्री और पुरुषों की क्षमताओं को भी मनोवैज्ञानिक रूप से सीमित करके उनकी अभिव्यक्ति को निश्चित करना। जैसे एक हाथी के बच्चे को, यहाँ पर ये एक तरह से कहानी है, इसमें हाथी के बच्चे को बचपन से ही लोहे की जंजीर से बांध देने के बाद उसको खूंटे से बंधे रहने को तैयार कर दिया जाता है। उस समय वो लोहे की चैन इतनी मजबूत होती है कि हाथी का बच्चा उसे तोड़ नहीं सकता। यानी कि हाथी का बच्चा जब छोटा होता है और उसे जंजीर में बांधा जाता है तो हाथी की शक्ति कम होती है और जंजीर की शक्ति ज़्यादा होती है। समय परिवर्तन के साथ साथ हाथी के बड़े हो जाने के बाद भी, शक्तिशाली हो जाने के बाद भी वह हाथी उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता, क्योंकि वह कोशिश ही नहीं करता, वह उसका आदी हो जाता है, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति का विकास बचपन से ही अनुकूलन के कारण यही हो जाता है कि मुझे तो खूंटे से ही बंधे रहना है। इसीलिए वह कभी प्रयास ही नहीं करता और नहीं कोशिश करता है। जबकि शक्तिशाली हाथी के लिए कमज़ोर जंजीर तोड़ना कोई मुश्किल कार्य नहीं होता। हाथी तो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देता है, पहाड़ों की चट्टानों को अलग कर देता है, पर अभिव्यक्ति विकसित हो जाने के कारण वो तोड़ने की सोचता ही नहीं है। यही है रूढ़िबद्धता। लैंगिक रूढ़िबद्धता भी उसी जंजीर के समान होती है जो स्त्रियों की रूढ़िबद्धता से अनुकूलित करके उसमें ऐसी अभिव्यक्ति का निर्माण कर दिया जाता है कि स्त्री अपनी क्षमता के विषय से अनभिज्ञ होकर, यानी कि वह अपनी शक्तियों को भूल जाती है, उससे दूर हो जाती है, प्रयास ही नहीं करती और उसी परंपरागत सोच के साथ जीती रहती है जैसा कि उसे ढाल दिया जाता है। इसी लैंगिक रूढ़िबद्धता के कारण आज स्त्रियां लैंगिक असमानता का शिकार हुई हैं। लैंगिक रूढ़िबद्धता का असर शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, रोजगार आदि प्रत्यक्ष रूप से
यानी कि इसमें प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। अभी भी कई परिवारों में लड़कियों को शिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है, पर नौकरी के लिए उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। उनको स्वतंत्रता न देना लैंगिक रूढ़िबद्धता का परिणाम है। लैंगिक रूढ़िबद्धता को निरंतर अस्तित्व में बनाए रखने में सामाजिक नियंत्रण का यानी कि सामाजिक नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण हथियार है। जिस घर की लड़कियां ज़्यादा स्वतंत्र विचार की होती हैं, उनके परिवार वालों को समाज के विभिन्न वर्गों एवं व्यक्तियों से कई प्रकार के ताने व बातें सुननी पड़ती हैं। लड़की यदि देर रात से आती है, मान लीजिए कोई ऑफिस की जॉब कर रही है जिसकी रात तक ड्यूटी है, वो देर से आती है, मोहल्ले के लोग उसके घर वालों को किसी न किसी रूप में ताने मारते हैं। ये हमारे समाज की ही बात है, आप अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं। और कई बार उसके चरित्र को लेकर एवं उसकी सुरक्षा को लेकर समाज में घट रही वारदातों को लेकर उनको डराते रहते हैं। इससे भी लैंगिक रूढ़िबद्धता को कायम रखा जाता है। मान लीजिए किसी की बहन, बेटी या फिर मान लीजिए कोई भी लड़की रात को लेट लौटती है, तो उस समय जो कोई आस पड़ोसी देखते हैं तो उसके घर पर किसी और बात को बहाने से आते हैं, फिर कहते हैं भाई लेट आती है लड़की, ध्यान रखा करो। ये इस प्रकार की जो रूढ़िवादिताएं हैं वह समाज में बहुत ज़्यादा व्याप्त हैं। जबकि सुरक्षा है और सुरक्षित तरीके से आती है जाती है, लेकिन फिर भी ये एक तरह से रूढ़ी बनी हुई है कि लड़की घर से बाहर ना जाए, और अगर जा भी रही है तो उसके लिए सुरक्षा यानी कि घर से कोई साथ जाना चाहिए या फिर कोई गार्ड तैनात कर देना चाहिए, इस प्रकार की बातें रहती हैं। प्रत्यक्ष असमानता भी लैंगिक रूढ़िबद्धता का परिणाम है। परिवार में लड़कों को वरीयता देना, उनकी सुरक्षाओं यानी कि सुविधाओं का ध्यान रखना, उनको अपनी बहनों की तुलना में ज़्यादा बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता, अवसर आदि देना। प्रत्यक्ष यानी कि असमानता है, यानी कि लड़कों को तो ज़्यादा दे दिया बोलने का अवसर, लड़कियों को नहीं दिया, और ये प्रत्यक्ष असमानता लैंगिक रूढ़िबद्धता का ही परिणाम होती है। प्रत्यक्ष असमानता का ये तात्पर्य यहाँ पर तात्पर्य है कि साफ साफ भेदभाव का प्रदर्शन होना, बिना किसी तरह के भेदभाव होना, फिर भी लड़कियों का कुछ ना बोल पाना। प्रत्यक्ष असमानता के विरुद्ध लड़कियाँ जाने की कोशिश भी करती हैं तो समाज की रूढ़िबद्धता उनको नकारात्मक व्यवहार की संज्ञा देकर हतोत्साहित कर देती है। कन्या भ्रूण हत्या यानी कन्या भ्रूण हत्या भी लैंगिक रूढ़िवादिता का ही परिणाम है। जब माता पिता को लड़कियों को लेकर समाज की सोच, आर्थिक बोझ, इज्जत यानी कि क्या बताया गया है, समाज की क्या सोच है, आर्थिक बोझ है यानी कि दहेज देना पड़ेगा, इज्जत की रक्षा की सोचता है, तो वह जड़ को ही समाप्त करने की सोच लेता है। इसकी परिणति समाज में स्त्री पुरुष अनुपात में कमी देखी जा सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 940 महिलाएं थीं। अब हम देखेंगे कि लैंगिक रूढ़िवादिता के क्या प्रभाव पड़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। लैंगिक रूढ़िबद्धता परंपरागत रूप से प्रभुत्ववादी संस्कृति में सर्वाधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होती है। लैंगिक रूढ़िबद्धता समाज में सामान्य रूप से बहुत अधिक व्याप्त है। समाज ने इसी रूढ़िबद्धता के आधार पर ही पुरुष तथा स्त्रियोचित व्यवहार आधारित विशेषताओं को निश्चित किया है। बालिकाएं स्त्रियोचित कार्य यानी कि जो स्त्रियों को करने चाहिए, जैसे कि खाना बनाना, गुड़िया के साथ खेलना आदि के प्रति प्रोत्साहित की जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ बालकों को खेल कूद में भाग लेने, पुरुषोचित व्यवहार प्रदर्शित करना सिखाया जाता है। यद्यपि पुरुषों एवं महिलाओं को रूढ़िबद्धता जो है, इन दोनों की रूढ़िबद्धता भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं मनोवैज्ञानिक तथा संवेगात्मक तनाव। लैंगिक रूढ़िबद्धता पुरुषों एवं महिलाओं को कई प्रकार से प्रभावित करती है। दोनों को सदैव परंपरागत रूढ़िबद्धता के अनुरूप कार्य करने के आधार पर परखा जाता है। पुरुषों से सदैव पुरुषत्व मानकों को पूरा करने एवं उनका पालन करने की अपेक्षा की जाती है, किंतु जब वे उन मानकों को पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो प्रायः आत्ममूल्यों से पीड़ित हो जाते हैं, यानी कि सोचते हैं कि हम क्यों इस प्रकार से ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं।
यहाँ तक कि पुरुषत्व का मानक सफलतापूर्वक पूरा न कर पाने के कारण कभी कभी ये मानसिक एवं भावनात्मक रूप से पीड़ित हो जाती हैं। दूसरी तरफ सभी महिलाओं से विवाह के उपरांत सदैव बच्चे के जन्म देने की आशा की जाती है। इसके लिए सदैव उन पर दबाव डाला जाता है। ऐसे में यदि महिलाएं अपने करियर को अधिक महत्व देती हैं तो दूसरों के द्वारा उनकी आलोचना की जाती है, जिससे महिलाएं मनोवैज्ञानिक तथा संवेगात्मक तनाव का शिकार हो जाती हैं। हम देखते हैं कि कभी किसी लड़की की जब शादी होती है तो सबसे पहले यही आशीर्वाद दिए जाते हैं कि भाई पुत्र हो, और इस प्रकार के जो हैं आशीर्वाद दिए जाते हैं। लेकिन कैरियर को लेकर आज भी समाज में कोई आशीर्वाद नहीं दिए जाते। कोई भी आशीर्वाद नहीं बनाए गए हैं कि अगर कोई भी आदर सत्कार कर रही है, चरण स्पर्श कर रही है महिला या नमस्कार कर रही है तो इस प्रकार के आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। लड़की को तो भले ही दिए जाते हैं, लेकिन वही लड़की भी, बहू भी तो वही लड़की होती है। तो ऐसा भी सोचना चाहिए, उसके करियर के बारे में, भविष्य के बारे में और रूढ़िवादिता को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर उपलब्धि पर प्रभाव। महिलाओं एवं पुरुषों की उपलब्धियाँ भी लैंगिक रूढ़िबद्धता के कारण प्रभावित होती हैं। लैंगिक रूढ़िबद्धता एक अंतर्निहित भय उत्पन्न कर देती है। विभिन्न शोध अध्ययनों में ये पाया जाता है कि रूढ़िवादी धमकी नकारात्मक रूप से भय उत्पन्न कर उपलब्धि को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए स्पेंसर, स्टील एवं क्विन ने ये साबित किया कि महिलाएं गणित के परीक्षण में, आप समाज में भी देखते होंगे कि गणित के परीक्षण में निम्न स्तर का प्रदर्शन करती हैं, क्योंकि ये विश्वास दिलाया जाता है कि ये गणित में अच्छा कार्य नहीं कर सकती हैं। इसी प्रकार पुरुषों का जो है भाषा संबंधी परिणाम बहुत बुरा आता है। नकारात्मक रूढ़िबद्धताएं उपलब्धि को तब तक प्रभावित करती हैं जब तक व्यक्ति स्वयं के विचारों से निकलकर उसके प्रति सकारात्मक विचारों को समाविष्ट नहीं कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे निम्न वैवाहिक संतुष्टि। लैंगिक रूढ़िबद्धता के कारण पुरुषों और महिलाओं के मध्य उत्तरदायित्व का वितरण असमान रूप से किया जाता है। महिलाओं को अक्सर प्रत्यक्ष देखभाल तथा बच्चों के साथ अधिक समय व्यतीत करने, जिससे शिशु देखभाल, शिशु के स्वास्थ्य तथा कल्याण के विषय में सोचना आदि कार्य प्रदान कर दिए जाते हैं। गृहस्थ कार्यों एवं बाल संरक्षण आधारित यह असमान वितरण निम्न वैवाहिक संतुष्टि का कारण बनता है। इसी के साथ हम देखेंगे युगल एवं परिवार की अंतःक्रिया प्रभावित। लैंगिक रूढ़िबद्धता युगल एवं पारिवारिक अंतःक्रिया को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए गृहस्थ कार्य का विभाजन लिंग आधारित होता है, जिसमें पुरुष सदैव घर से बाहर जाने एवं परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर रहकर कार्य करता है। ये पुरुषों में वर्चस्व की भावना उत्पन्न करता है एवं महिलाओं को अधीनस्थ के रूप में समझता है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है ये सभी बातें उनकी अंतःक्रियाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। इसी कारण वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों के समान स्तर की मांग करने लगी हैं। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि MCQ टाइप्स हैं। तो लेटेस्ट स्टीरियोटाइप एंड वैसिंग MCQ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे को बढ़ावा मिले। क्या कहा गया है कि शिक्षकों को लिंग यानी कि जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि विशेष रूप से जेंडर से जोड़कर भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भेदभाव, जेंडर अनुरूपता और जेंडर समता। तो इसका सही उत्तर है जेंडर समता। इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे समता को बढ़ावा मिले। जेंडर समता वह विचार है
इसका एक स्पष्टीकरण है, यानी कि डिटेल है इसकी, कि हर किसी को चाहे उसका जेंडर जो भी हो, समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। जेंडर तटस्थ भाषा का उपयोग करना और सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर पर चर्चा करना रूढ़िवादिता को चुनौती देने और जेंडर समता को बढ़ावा देने में मदद करता है। उदाहरण के लिए शिक्षक फायरमैन कहने के बजाय फायर फाइटर कह सकते हैं। देखिए, ग्रामर की बात हो रही है, वहाँ तो अलग है, लेकिन हम सामान्य रूप से कोई एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इस तरह के शब्द यूज कर सकते हैं। शिक्षक पुलिसमैन कहने के बजाय पुलिस ऑफिसर कह सकते हैं, और शिक्षक वेटरेस कहने के बजाय सर्वर कह सकते हैं। जेंडर तटस्थ भाषा का उपयोग करके शिक्षक सभी छात्रों के लिए अधिक समावेशी वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं। वे जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने और जेंडर समता को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जेंडर तटस्थ भाषा का उपयोग करने का अर्थ ये नहीं है कि शिक्षकों को जेंडर के बारे में बात करने से पूरी तरह बचना चाहिए, परंतु जेंडर पहचान और अभिव्यक्ति के बारे में छात्रों के साथ मुक्त तथा ईमानदार अंतःक्रिया करना महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसा इस तरह से करना महत्वपूर्ण है जो सम्मानजनक हो और इसमें सभी छात्र एक तरह से शामिल हों। कक्षा में जेंडर तटस्थ भाषा का उपयोग करने के कुछ लाभ यहाँ पर हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ये सभी छात्रों के लिए अधिक समावेशी वातावरण करने में मदद कर सकता है। जब छात्रों पर लगातार लैंगिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता तो उनके जेंडर की परवाह किए बिना खुद को कुछ भी करने में सक्षम मानने की अधिक संभावना होती है। यानी कि जो कार्य लड़कों के लिए समझे जाते हैं और कि ये ज़्यादा मेहनत वाले होते हैं, वह भी कार्य लड़कियां कर सकती हैं। गणित के लिए जैसे मान लिया जाता है लड़के ही पढ़ सकते हैं, तो वो लड़कियां इस तरह के जेंडर का प्रदर्शन ही ना किया जाए कि तुम लड़कियां हो, कर सकती हो, नहीं कर सकती हो, तो लड़कियां भी गणित में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी। ये लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने में मदद कर सकता है। जब छात्रों को निरंतर ये नहीं बताया जाता कि कुछ चीज़ें लड़कों के लिए या कुछ चीज़ें लड़कियों के लिए हैं, तो उनके इन रूढ़िवादिता पर प्रश्न करने और जेंडर के बारे में अपने विचार विकसित करने की अधिक संभावना होती है। ये लैंगिक समता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। जब छात्र देखते हैं कि उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है, चाहे वह उनका जेंडर कुछ भी हो, तो उनके ये मानने की अधिक संभावना होती है कि उन्हें जीवन में समान अवसर प्राप्त होते हैं। इसलिए इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि सामाजिक ये जेंडर जो है सामाजिक संरचना है जिससे जेंडर समता को बढ़ावा मिले। अब सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी भी हम डिटेल देखेंगे जो कि क्वेश्चन के रूप में भी आ सकती है। एक प्रश्न उत्तर प्रश्न सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपनी शंकाएं व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। ये सीधे का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो लिंग सशक्तिकरण का, लिंग समानता का, लिंग पक्षपात का और लिंग प्रतिस्पर्धा का। तो यहाँ पर लिंग पक्षपात का जब एक लड़कों को ही केवल अवसर दे रहा है तो लिंग पक्षपात यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें ठीक है। लिंग पक्षपात एक लिंग को दूसरे लिंग से अधिक पसंद करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। डिटेल इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। लिंग पक्षपात भेदभाव का एक रूप है और इससे व्यक्तियों को उनके दैनिक जीवन या कार्य में अलग तरह से व्यवहार किया जाता है जो पूरी तरह से उनके लिंग पर आधारित होता है। ये पक्षपात सचेत या असचेत हो सकता है, यानी कि सचेत हो सकता है या असचेत हो सकता है, और इनका सामाजिक संबंधों, नौकरी के अवसरों और शैक्षिक अनुभवों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। एक कक्षा के संदर्भ में जेंडर पक्षपात विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है। यह अंतरीय व्यवहार के रूप में हो सकता है जहां अध्यापक भागीदारी, ध्यान और अपेक्षाओं के मामले में अनजाने में एक लिंग को दूसरे लिंग से अधिक पसंद करते हैं। ये पाठ्यक्रम या निर्देशात्मक सामग्री में भी परिलक्षित हो सकता है जो कुछ जेंडर्स को रूढ़िबद्ध या फिर बहिष्कृत कर सकता है। परिदृश्य में एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपनी शंकाएं या प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। यह लिंग पक्षपात के एक रूप का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि अध्यापक कक्षा की भागीदारी में लड़कियों की तुलना में लड़कों का पक्ष ले रहा है। अतः हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रश्न सत्र के दौरान या प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपनी शंकाएं व प्रश्न पूछने का अवसर दे रहा है। ये सीधे
लिंग पक्षपात का प्रतिनिधित्व करता है और लड़कियां अपने आप को हीन दीन सा समझने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है, वो कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं कोई भी कार्य करने में, तो इसके सही आंसर कौन सा है? जेंडर रूढ़िवादिता का पालन करेगी, पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी, जेंडर निरंतरता का पालन करेगी, जेंडर पूर्वाग्रह से ग्रसित होगी। जब वह अपने माता पिता को देखती है गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए, तो वह पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी। इसका आंसर सेकंड सही है। अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं, की पॉइंट्स देख लेते हैं। जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाओं, व्यवहारों और पुरुष या महिला से जुड़ी अपेक्षाओं को संदर्भित करता है। यह एक सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणा है जो विभिन्न संस्कृतियों संदर्भों से भिन्न होती है। जब बच्चे पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देने वाले व्यक्तियों को देखते हैं, तो इससे पुरुष व महिला होने का क्या मतलब है, इस बारे में उनकी अपनी समझ का विस्तार हो जाता है। वे उन जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं जो उन्हें सिखाई गई हैं और वैकल्पिक लैंगिक पहचान और भूमिकाओं पर विचार कर सकते हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि बच्चों के विकास पर गैर अनुरूपतावादी लैंगिक भूमिकाओं का प्रभाव बच्चे की उम्र, परिवार की गतिशीलता, सांस्कृतिक मानदंडों और सामाजिक अपेक्षाओं जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। हालांकि सामान्य तौर पर गैर अनुरूपतावादी लैंगिक भूमिकाओं के संपर्क में आने से लैंगिक रूढ़ियों को मजबूत करने के बजाय पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं पर सवाल उठाने की संभावना अधिक होती है। इससे यही निष्कर्ष निकाला जाता है कि बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है, ये पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, कठोर जेंडर आधारित सीखने के कार्य और मध्य विद्यालय की कक्षा में जेंडर के आधार पर पृथक बैठने से होगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा देंगे, लैंगिक असमानता को सुसाधित करेंगे, लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ाएंगे, लैंगिक रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहित करेंगे। तो इसमें क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ाया जाएगा। जब छोटे छोटे बच्चों को ही अलग अलग बिठाया जाता है और कहा जाता है लड़कियां इधर बैठें, लड़के इधर बैठें, तो ये इससे क्या है, एक तरह से बढ़ावा मिलता है बच्चों के लिए। जो लैंगिक पूर्वाग्रही संस्कृति होती है उसको कुछ बिंदुओं द्वारा कम किया जा सकता है। लड़कियों को लड़कों के समान एक जैसा व्यवहार करना चाहिए बिना कोई फर्क किए। सभी छात्रों को समान अवसर देना चाहिए। कक्षा में लचीलेपन को बढ़ावा देना चाहिए। गैर रूढ़िवादी जो यौन भूमिकाएं होती हैं प्रस्तुत करना, जैसे कि मोटरसाइकिल की सवारी करने वाली लड़की या रसोई में खाना पकाने वाली लड़का, तो इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि रसोई में खाना पका रहा है लड़का या मोटरसाइकिल लड़की चला रही है। तो इससे क्या है, अंतर उत्पन्न होता है। प्रत्येक छात्र को बिना भेदभाव किए ही गतिविधियों में व्यस्त रखना। सभी लड़के लड़कियों के बैठने की व्यवस्था, ये भी नहीं कहा जा सकता अलग अलग नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक स्पष्ट रूप से व्यक्त करके बार बार इस बात को यानी कि बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक अकादमिक प्रदर्शन में लैंगिक का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? सकल नामांकन का अनुपात या लैंगिक समानता सूचकांक? तो इसके जो ऑप्शंस हैं, केवल फर्स्ट सेकंड दोनों, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो इसका जो सही उत्तर है वह दोनों ही आएंगे। इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर हम देखेंगे। महिला सशक्तिकरण और पुरुषों और महिलाओं के बीच लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को मापने के लिए लिंग संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। गिनी सूचकांक असमानता का पैमाना है। यह मानव विकास के 3 प्रमुख क्षेत्रों में लैंगिक असमानताओं को ट्रैक करता है: मातृ मृत्यु अनुपात और किशोर प्रजनन दर द्वारा प्रजनन स्वास्थ्य है। प्रत्येक लिंग और माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्ति स्तरों द्वारा आधारित संसदीय सीटों के हिस्से को मापने के द्वारा, यानी कि कितनी सीटें हैं लड़कियों की, कितनी यानी स्त्रियों की और पुरुषों की। आर्थिक स्थिति को कार्यकाल में महिलाओं की भागीदारी से मापा जाता है। गिनी सूचकांक पुरुषों और महिलाओं के बीच उपलब्धि वितरण में भिन्नता को उजागर करने के लक्ष्य के साथ IHDI के समान वास्तुकला पर आधारित है।
लिंग नामांकन अनुपात को उम्र की परवाह किए बिना शिक्षा के एक विशिष्ट स्तर में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे शिक्षा के उस स्तर के लिए आधिकारिक स्कूल आयु की आबादी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उत्तर माध्यमिक स्तर पर उपयोग की जाने वाली जनसंख्या आधिकारिक माध्यमिक विद्यालय स्नातक आयु के साथ शुरू होने वाला 5 वर्ष आयु या 5 वर्ष का आयु वर्ग है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने दिल से सोचती हैं, ये कथन दर्शाता है। लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवाद, दोनों लिंगों के बीच आनुवंशिक भेद, लैंगिक स्थिरता। तो ये क्या है? लैंगिक रूढ़िवाद, यानी कि पुरुष दिमाग से सोचते हैं, स्त्रियां दिल से सोचती हैं। तो लिंग पुरुषों और महिलाओं की सामाजिक रूप से निर्मित विशेषताओं पर ध्यान देता है। जेंडर एक सामाजिक निर्माण है, जबकि सेक्स पुरुषों और महिलाओं की जैविक रचना है। समाज में पुरुष और महिलाएं शामिल होती हैं। लैंगिक विभाजन, लैंगिक पक्षपात और लैंगिक रूढ़िवादिता। समाज में प्रचलित प्रथा गलत प्रथाएं हैं, यानी कि प्रचलित सामान्य गलत प्रथाएं हैं। इसे कुछ की पॉइंट्स हैं। लैंगिक रूढ़िवादी पुरुषों और महिलाओं की एक पक्षीय और अतिरंजित छवियां हैं, जिन्हें दैनिक जीवन में बार बार तैनात किया जाता है। रूढ़िवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों को लैंगिक भूमिकाओं में सामाजिकृत किया जाता है तथा जिसके द्वारा वयस्कों और बच्चों को अधिक व्यक्तिगत रूप से विविध विकास के अवसरों से वंचित रखा जाता है। इस प्रकार से इन विशेषताओं को और गतिविधियों के बारे में धारणाएं हैं जिन्हें पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। पुरुष सामान्य तौर पर अपने मस्तिष्क के साथ सोचते हैं और महिलाएं अपने दिल से सोचती हैं। ऐसा कथन लैंगिक रूढ़िवाद को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि पुरुषों के पास महिलाओं की तुलना में अधिक दिमाग होता है और महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक भावनात्मक रूप से स्वस्थ होती हैं। तो ये जो है रूढ़िवादिता है और वास्तव में ये गलत है। जबकि पुरुषों और महिलाओं को जैविक रूप से अलग अलग तरह से बनाया गया है। ये एक जेंडर की दूसरे पर श्रेष्ठता को परिभाषित नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर अधिकार हैं और केवल जेंडर के आधार पर रूढ़िबद्ध नहीं माना जा सकता। अतः इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पुरुष सामान्य तौर पर अपने मस्तिष्क के साथ सोचते हैं और महिलाएं अपने दिल से सोचती हैं। ये कथन लैंगिक रूढ़िवाद को दर्शाता है। इससे क्या है? विभेदीकरण भी अधिक प्रबल हो जाता है, लिंग अन्याय के तत्वों को समाहित करता है और समाज के प्रमुख मूल्यों से उत्पन्न होता है। समाज में महिलाओं का अवमूल्यन करके उन विभेदीकरण की ओर ले जाता है। यह विभेदीकरण दहेज, पुत्र वरीयता, यौन तस्करी, अवैतनिक श्रम, दुर्व्यवहार, पोषण अभाव, शिक्षा की कमी, श्रम बाजार में अवसरों की कमी, घरेलू हिंसा, अन्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नुकसान के रूप में भी प्रकट होता है। लैंगिक स्थिरता को एक पुरुष या महिला या तीसरे लिंग के बारे में स्वयं एक व्यक्ति की धारणा के रूप में परिभाषित किया गया है और ये इस बात से भी संबंधित है कि समाज आपको किस प्रकार से देखता है। क्वेश्चन नंबर 7। सामान्यीकृत दृश्य या विशेषताएं जो महिलाओं और पुरुषों के पास होनी चाहिए। लैंगिक भूमिकाएं, लैंगिक पहचान, लैंगिक विषमता, लैंगिक रूढ़िवादिता। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक है? तो लैंगिक रूढ़िवादिता। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए इस क्वेश्चन को हम एक बार और पढ़ लेते हैं। सामान्यीकृत दृश्य या विशेषताएं जो महिलाओं और पुरुषों के पास होनी चाहिए। तो ये जो है 3 विशेषताएं होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता इसका सही आंसर होगा। लैंगिक रूढ़िवादिता पुरुषों और महिलाओं की व्यक्तिगत विशेषताओं और लक्षणों के बारे में एक अनुचित विचार है। यह उन सामान्यीकृत दृष्टिकोण या विशेषताओं को संदर्भित करता है जो महिलाओं और पुरुषों के पास होनी चाहिए, जो कि लैंगिक समानता प्राप्त करने में बाधा है। ये बताया गया है। लैंगिक भूमिकाएं पुरुषों और महिलाओं की जैविक क्षमताओं के आधार पर उनकी भूमिका को संदर्भित करता है। लैंगिक पहचान ये पुरुष या महिला किसी भी रूप में स्वयं के आंतरिक विश्वास को संदर्भित करता है। लैंगिक असमानता ये जैविक लिंग के आधार पर व्यक्तियों के असमानता को संदर्भित करता है। इसलिए उपरोक्त बिंदुओं में से हम स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के पास होने वाला एक सामान्यीकृत दृष्टिकोण या विशेषताएं लैंगिक रूढ़िवादिता का निर्माण करता है। यानी कि जो होना चाहिए वही
लैंगिक रूढ़िवादिता का निर्माण करता है। कक्षा में परिचर्या या परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान और जेंडर संबद्धता, जेंडर अनुरूपता। तो यह है जेंडर पक्षपात। कक्षा की चर्चाएं बच्चे के समग्र व्यक्तित्व को आकार देने या निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चर्चाएं बच्चे को न केवल अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में मदद करती हैं बल्कि दूसरे की धारणा का भी अंदाजा लगाती हैं और बच्चे का सर्वांगीण सोच को आकार देने में मदद करती हैं। इसलिए कक्षा में चर्चा के दौरान यदि कोई शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है तो इसे लिंग पूर्वाग्रह का जो है उदाहरण या प्रकार या एक तरह से उदाहरण ही माना जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। उच्च विद्यालय के छात्रों के बीच लिंग के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अनुकूल कक्षा संगठन संभवतः है। इसके 4 ऑप्शंस यहाँ पर हम देख रहे हैं। शैक्षणिक विषयों में सह शिक्षा कक्षाएं, गृह कक्ष कार्यक्रम में रहने वाले उत्तरदायी परिवार के विषय पर बल देने के साथ सह शिक्षा कक्षाएं, उच्च विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग कक्षाएं, पाप के विषय पर धार्मिक उपदेश। तो इसका सही आंसर है शैक्षणिक विषयों में सह शिक्षा कक्षाएं। किशोर छात्रों के बीच अस्वास्थ्यकर यौन व्यवहारों में वृद्धि ने चेतावनी को बढ़ावा दिया है और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ताओं के लिए रुचि का क्षेत्र बन गया है, जिसका लक्ष्य बेहतर जो है स्वस्थ यौन परिणामों को बढ़ावा देने के लिए नवीन दृष्टिकोण खोलना है। किशोरावस्था के दौरान युवा व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तनों से गुजरते हैं जो हार्मोनल कार्यों में वृद्धि के कारण बनते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हैं उसमें पहला है 50% से अधिक भारतीय गाँवों में रहते हैं। सेकंड है शहरी जीवन खर्चीला है, लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा किराए और आवागमन पर खर्च होता है। थर्ड है कटाई के दिनों में गांव के लोग 12-14 घंटे खेतों पर काम करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है इसमें शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, आंसर है, वह है शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। तो पूर्वाग्रह वे राय हैं जो हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बनाते हैं जो हमसे भिन्न हैं। पूर्वाग्रह से तात्पर्य दोषों को नकारात्मक और हीन से आंकना है, जैसे कि इस वाक्य में आंका गया है। पूर्वाग्रह इसका अर्थ अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना या उन्हें हीन समझना है। उदाहरण के लिए यदि हम सोचते हैं कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और अन्य भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप से आंक रहे हैं। नतीजतन हम उन लोगों का सम्मान नहीं करते जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। इस प्रकार हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं, जैसे लोगों की धार्मिक मान्यताएं, उनकी त्वचा का रंग, वे जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस लहजे में बोलते हैं, उनके कपड़े आदि। शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। शहर के लोगों के बारे में ये पूर्वाग्रह है। इसलिए पूर्वाग्रह अच्छी बात नहीं है और हमें दूसरों के बारे में निष्पक्ष राय बनानी चाहिए। शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट हैं। ये कथन पूर्वाग्रह का संकेत दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली विशिष्ट विशेषताओं के बारे में व्यापक रूप से आयोजित मान्यताओं को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? लैंगिक भेदभाव पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है लैंगिक भूमिका, थर्ड है लैंगिक पहचान और फोर्थ है लैंगिक रूढ़िवादी। तो इसका उत्तर है लैंगिक रूढ़िवादी। लैंगिक शब्द पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित भेदभावों को संदर्भित करता है। यह नर और मादा के उन गुणों, व्यवहारों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है जो समाज द्वारा बनाए गए हैं। लैंगिकता को परिवर्तित, पुनः उन्मुख किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के भीतर एक शिक्षक की भूमिका बच्चों को लिंग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए
प्रोत्साहित करना है। लैंगिक रूढ़िबद्धता, लैंगिक स्थिरता, सामाजिक रूप से स्वीकार्य लैंगिक भूमिकाएं अपनाना, लैंगिक रूढ़िवादी लचीलापन। तो इसमें है लैंगिक रूढ़िवादी लचीलापन। इसका सही आंसर है लैंगिक सामाजिक निर्माण है। ये सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित प्रणाली को संदर्भित करता है जो किसी विशेष समाज में पुरुष या महिलाओं होने का अर्थ बताती है। एक समाज में स्त्री और पुरुष होते हैं। लैंगिक असमानता, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िवादिता समाज में सामान्य प्रचलित प्रथाएं हैं। कक्षा में लैंगिक भेदभाव को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का ये दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? इसके ऑप्शंस हैं, जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देता है, लड़कियों और लड़कों की सहज या सहजात योग्यताओं में वृद्धि करने का व्यवहारिक उपागम है, ये जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है, ये प्रशासन के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो इसका ये थर्ड ऑप्शन ठीक है, ये जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। एक समाज में पुरुष और महिलाओं का समावेश होता है। जेंडर विभाजन, लैंगिक विभाजन, जेंडर पक्षपात लैंगिक पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता हमारे समाज में प्रचलित सामान्य प्रथाएं हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाठ्यक्रम में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किए गए हैं जहां पिता घरेलू कार्यों में शामिल हैं और मां साहित्यिक कार्य कर रही है, अतः ये गतिविधि क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके ऑप्शंस हैं, इसका लक्ष्य लैंगिक पक्षपात को मजबूत करना है, इसका लक्ष्य लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करना है, इसका उद्देश्य लैंगिक स्थिरता को प्रोत्साहित करना है, इसका उद्देश्य लैंगिक भेदभाव को बढ़ाना है। तो इसका सही उत्तर है, इसका लक्ष्य लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करना है। लिंग पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित मतभेदों को संदर्भित करता है। ये मर्दाना और स्त्रीण गुणों, व्यवहार, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है जो समाज ने बनाए हैं। लिंग को परिवर्तित पुनः उन्मुख किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, ये क्या दर्शाता है? लैंगिक प्रासंगिकता, लैंगिक पक्षपात, लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक समता। तो यह है लैंगिक रूढ़िवादिता। लिंग पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतर को दर्शाता है। लिंग प्रतिक्रियाशील शिक्षा शास्त्र शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो लड़कियों और लड़कों की विशिष्ट अधिगम की ज़रूरतों पर ध्यान देता है। ये मर्दाना और स्त्रीण या स्त्री गुणों, व्यवहार, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है जिनका समाज समर्थन करता है। तो इस क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि लैंगिक रूढ़िवादिता को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? लड़कियों को विज्ञान और गणित विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करके, पुरुषों और महिलाओं से अपेक्षा करके कि वे घर के कामों में निष्पक्ष रूप से भाग लें, समाज में पुरुषों और महिलाओं को दोनों के लिए योगदान को स्वीकार करके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।